प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। आज शिक्षक दिवस है, तो प्रारंभ क्लासेज की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की वजह से आज कोई वीडियो आपको नहीं मिल पाई। जब आप कल यानी बुधवार को 10 या 11 बजते आपको ये पेट की जो सीरीज चल रही है, इसके तहत दूसरी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। और उसके तहत हम पढ़ क्या रहे हैं, तो पेट की सीरीज के तहत जो पेट का सिलेबस है उसके तहत जो खंड 1 है वो है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के तहत हम देख रहे हैं पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का एक भाग हम पढ़ चुके हैं, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और हमने इसको नाम दिया है क्लास सेकेंड, ठीक है, और है हड़प्पा सभ्यता ही। तो इसकी पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ हम देख रहे थे हड़प्पा शहरों का नगर नियोजन, ठीक है, यानी नगरीय व्यवस्था। और वहाँ हमने देखा था कि हड़प्पा के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर दुर्ग था और पूर्वी टीले पर नगर क्षेत्र था, यानी आम लोगों का आवास स्थल। और वहाँ हमने कुछ अपवाद देखा था, जैसे कालीबंगा को देखा था कि जहाँ अन्य जो भी हड़प्पा कालीन नगर थे बड़े बड़े, तो वहाँ हमने देखा था कि पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, पूर्वी टीला नहीं। लेकिन हम कालीबंगा में क्या देखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी टीला दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ऐसा ही करके हमने 4 अपवाद देखे थे। सबसे आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वहाँ भी मैंने बताया था कि धौलावीरा ध्यान में रखना है कि सारे नगर जहाँ 2 भागों में विभाजित थे वहाँ धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था, 3 भागों में, ठीक है। तो उसी के आगे बढ़ाते हैं। अब जो अगला पॉइंट वहाँ से हमारा बन रहा है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने मकान थे शहरों के, वो सामान्यतः जो बने हुए थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। लेकिन यहाँ भी अपवाद है, और पहला अपवाद या एक पहले अपवाद में अगर हम देखें तो कालीबंगा ये अपवाद वाला हड़प्पा स्थल है जहाँ घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, वो कच्ची ईंटों के बने थे। और वहाँ कालीबंगा में मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन पक्की ईंटों का भी यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया, नालियों को बनाने में, कुओं को बनाने में, दहलीज का मतलब चौखट, ठीक है। तो अब तो वो दहलीज का सिस्टम खत्म हो गया। नहीं तो पहले के समय जब दरवाजे बनते थे तो दरवाजे पूरा जो चौखट बनता था वो पूरा बनता था, और आज हम क्या देखते हैं कि 3 ही हिस्सा बनता है इस तरीके से, ठीक है। अब तो ऐसा दरवाज़ा बन रहा है, लेकिन जब पहले बनता था तो यहाँ भी ऐसे थोड़ा ऊंचा हिस्सा हुआ करता था, इसे हम दहलीज कहते थे। कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि पिता अपनी लड़की को या अपने लड़के को डांटता है कि घर की दहलीज न पार करना, तो यही वो दरवाज़ा था जिसको दहलीज कहा जाता था। तो दहलीज के निर्माण में, नालियों के निर्माण में, कुओं के निर्माण में कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन भवन निर्माण में कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये रहा अपवाद नंबर 1। और बाकी ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य जो नगर थे वो पक्की ईंटों के ही बने हुए थे, या उस नगरों के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे। अपवाद केवल कालीबंगा है जहाँ मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे और पक्की ईंटों का निर्माण यहाँ पर जो है नालियों को बनाने में, कुओं को बनाने में और दहलीजों के बनाने में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर नगरीय व्यवस्था में देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे वहाँ एक और विशेषता देखी गई कि घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। कल जैसे कि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के तहत जो नगर थे उनकी व्यवस्था ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी जाल की तरह वो बुने हुए थे, ठीक। कल मैंने एक डायग्राम भी बनाया था। तो इन घरों के पीछे गली हुआ करती थी और जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो उन गलियों की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं। आज हम कैसा बनाते हैं, हम पीछे नहीं खोलते, हम सीधे मुख्य सड़क की तरफ ही हमारे दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट अगर देखा जाए तो जितना भी शोर होता है सड़क पे वो अपने घर में सुनाई देता है, ठीक है। तो हड़प्पा वाले हो सकता है इस मामले में वो जागृत रहे हों, शोर प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि दरवाजे और खिड़कियाँ उन्होंने जो गलियों की तरफ खोली और जो मुख्य सड़क की तरफ थी उधर हो जाती थी उनकी दीवार। लेकिन इसका भी एक अपवाद है और वो है लोथल, ठीक है। लोथल में दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, गलियों में नहीं।
तो इस अपवाद पे विशेष ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन बनाते समय ना वो इसका प्रयोग कर लेते हैं ऊपर वाले का। जैसे वो बोल दिए कि हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, सही है कि गलत? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वहाँ इन घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। एक अपवाद है लोथल, जहाँ दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं, गलियों में नहीं। ठीक है, और एक नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ये धौलावीरा ध्यान में रखना है आपको एक बार फिर। धौलावीरा और सुरकोटड़ा ये दोनों स्थल हैं गुजरात में। ठीक है, और इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ जो मकान बनाए गए और इन मकानों में पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, कुछ ईंटें भी हैं और अधिकतर प्रयोग किया गया पत्थर का। तो आजकल एक नया क्वेश्चन बन रहा है कि किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल में मकानों के बनाने में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो या तो धौलावीरा दिया होगा या तो सुरकोटड़ा दिया होगा, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जब ये मकान बने तो ईंटों का आकार प्रकार क्या था? तो ईंटों का आकार प्रकार का मतलब कि 4:2:1, ये सबसे प्रचलित आकार था। प्रचलित का मतलब कि सारी ईंटें एक जैसी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक लोग पसंद करते थे वो ईंट का आकार था 4:2:1। और यही आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण में प्रयुक्त सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1, यानी कि 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। ठीक है, अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों पर। तो इसी वीडियो के आखिरी में अगर कवर हो गया तो हम देखेंगे कुछ स्थलों के बारे में। वैसे जो जहाँ जहाँ जो प्रमुख हैं वो तो आते जाएंगे जब हम पढ़ते जाएंगे, वो भी ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला स्थल हम पढ़ेंगे हड़प्पा, क्योंकि ये सभ्यता यहीं से उद्घाटित हुई, यानी प्रकाश में आई, और इसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम हमने मान लिया हड़प्पा सभ्यता, या रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। वैसे कहने को तो कल भी मैंने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, घग्घर हकरा सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम क्या? सबसे उपयुक्त नाम अपना होगा हड़प्पा सभ्यता। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अगर कोई ऐसी प्राचीन व्यवस्था अगर खोजी जा रही है तो जो पहला स्थल खोजा जाए उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाए। ठीक है, तो अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा और कुछ चीज़ें जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हड़प्पा से क्या क्या मिला तो कुछ हम यहाँ देख लेंगे, और कुछ जब मूर्ति पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे, जब विद्वान पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे, जब सूती वस्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ये थोड़ी सी अलग व्यवस्था मैंने बनाई है याद करने के पॉइंट ऑफ रिव्यू से, तो इसे याद करना आसान हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा। तो ये पहला स्थल है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आजकल इस स्थल से जो क्वेश्चन वो बना रहे हैं वो काफ़ी डीपली वो चले जाते हैं। वो इसलिए कि पहला स्थल है, हम बार बार पढ़ते हैं, तो पहले ही पॉइंट में स्थित कहाँ पे है ये। ठीक है, ये हड़प्पा है कहाँ पे? तो पहले अगर देश पूछा तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ? तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ठीक है, भारत वाला नहीं, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ। और कहाँ पे? जिला अगर पूछ लिया तो मांटगोमरी जिला, पहले इसका नाम था, अब इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक साहिवाल जिला। ठीक है, इसी मांटगोमरी को अब हम जानते हैं साहिवाल के नाम से। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के किस तट पर? हर नदी के 2 तट होते हैं, एक बायां और एक दायां। ठीक है, तो रावी नदी के किस तट पर? तो तट हो गया बायां तट। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल जिले में, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि किसी भी नदी का बायां दाहिना तट अगर देखना हो तो बहुत ही आसान है। नदी की तरफ मुंह करके खड़े हुए, जिधर नदी का बहाव है, नदी एक तरफ तो बहाव होना ही है, नदी की तरफ आप मुंह करके खड़े हुए, जिधर नदी का बहाव है आपका बायां हाथ नदी का बायां तट, आपका दाहिना हाथ नदी का दायां तट। जैसे अयोध्या के बारे में बात की जाए, अगर कोई एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ ले कि अयोध्या सरयू के किस तट पर बसा हुआ है, बाएं कि दाएं? सरयू के बहाव की तरफ जैसे मुंह करते हैं वैसे हम देखते हैं अयोध्या दाहिनी तरफ, सरयू नदी के दाहिने तट पर। वैसे ही वाराणसी अगर पूछा जाए, वाराणसी गंगा के किस तट पर, बाएं या दाएं? तो गंगा के बहाव की तरफ अगर मुंह करके खड़े हुआ जाए तो हम देखेंगे कि वाराणसी गंगा के
बाएं तट पर। वैसे इलाहाबाद की बात की जाए यानी प्रयागराज की बात की जाए, प्रयागराज गंगा के किस तट पर, बाएं या दाएं? तो अगर गंगा के बहाव की तरफ हम देखें तो प्रयागराज पड़ जाता है दाहिने, वहीं यमुना के हिसाब से देखें तो प्रयागराज पड़ जाएगा बाएं। तो ये सिंपल सा तरीका है पता करने का कि वो स्थल दाएं है या बाएं। ठीक है, अभी इसकी खोज किसने की? तो यहाँ सीधी सी बात है, इस खोज वाले में आजकल थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, जब जॉन मार्शल महानिदेशक थे तो उनके ही नेतृत्व में या उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, तो ये सन याद रखना है, कितना? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। कल भी मैंने बताया था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। उस समय महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। अब इसी क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए और दयाराम साहनी गायब रहे, 4 ऑप्शन बनाया जाए तो हमारा आंसर होगा जॉन मार्शल। ठीक है, क्योंकि निर्देशन तो इन्हीं का है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आजकल के क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्या करते हैं, 3 नाम हमको देंगे और वहाँ ये गायब होंगे, दयाराम साहनी, नीचे लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में अगर जॉन मार्शल दिया हुआ है तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा के स्थल की खोज की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अचानक से कैसे पहुँच गए और हड़प्पा को खोज लिया? ऐसे तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, कोई बताया होगा तभी पहुँचे होंगे या कुछ देखा होगा, कोई चर्चा हुई होगी। तो यहाँ 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा का पहला उल्लेख हमको कब मिला या किस व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा ऐसा उल्लेख किया कि इस जगह के नीचे कोई सभ्यता हो सकती है। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेसन, वो लाहौर में थे और ऐसे घूमते घूमते उन्होंने देखा कि कहीं समतल ज़मीन पे एक टीला सा बना हुआ है। तो टीला सा बना था और उन्होंने ही पहली बार ऐसा व्यक्त किया कि हो सकता है इस टीले के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो। तो पहला उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। ये उल्लेख है, खोज नहीं। खोज तो ऊपर हमने देखा ना कि खोज किसने की? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ऑप्शन में न रहे तो जॉन मार्शल। ठीक है, महानिदेशक कौन थे जब खोज की गई? जॉन मार्शल। जैसे कि आजकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, उस समय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था? जाहिर सी बात है, जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तब सही होंगे जब हमने चीज़ों को समझा होगा। टाइम लगे, ठीक है, लगने दीजिए, लेकिन समझ के पढ़िए, वही काम आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पहली बार चार्ल्स मेसन ने ऐसा बताया और ऐसा माना जाता है कि 1842 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, और उस लेख में उन्होंने इसका जिक्र कर डाला। ठीक, उन्होंने जिक्र किया, लोगों ने पढ़ा, बात खत्म हो गई। दूसरा उल्लेख कब मिलता है? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर, ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले इस सभ्यता के तहत मिलने वाले ईंटों को कहाँ बिछाए जाने वाली रेलवे लाइन में रोड़ों के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये आंसर है अपना, कराची से लाहौर। था क्या? कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेल की पटरी, और 2 भाई उसके चार्ज में थे, एक थे विलियम ब्रंटन और एक थे जॉन ब्रंटन। तो ये 2 भाई इसका चार्ज लिए हुए थे और उन्होंने जब रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी, जब वो खुदाई हुई तो वहाँ से काफ़ी ईंटें मिली। तो हमने अभी भी हम क्या देखते हैं, जहाँ से रेल की पटरियाँ गई हैं वहाँ पत्थर होते हैं ना, तो पत्थर क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब ट्रेन चले तो भारी होती है, तो पत्थर उसके वजन को सह सके। तो उन्होंने क्या किया, उन ईंटों का प्रयोग उन्हीं पत्थर की तरह उनको तोड़वा करके उसी रेल की पटरियों के नीचे करा दिया। तो ये दूसरा इसका उल्लेख माना जाता है कि दूसरी बार हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने 1856 ईस्वी में, जब इन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया, तब मिलता है। ठीक, उसके बाद सीधे 1921। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना 1856 है, उसके बाद आज़ादी की लड़ाई होती है। पहला आज़ादी की लड़ाई का मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। 1857 के बाद व्यवस्थाएं बदलती हैं। व्यवस्थाएं बदलने के बाद कर्जन के समय जब पुरातत्व
विभाग को एक कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, तब उसके बाद भारत में पुरातात्विक खोजों का एक दौर शुरू होता है। उसी दौर के तहत जब जॉन मार्शल महानिदेशक थे तो उन्होंने इस टीले की ओर ध्यान दिया और वहाँ जब उत्खनन कराया दयाराम शाहनी द्वारा, तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, अब ये तो हो गया मेन, सबसे मेन जानकारी, इतना सबको पता होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं कि हड़प्पा से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो हैं क्या। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा तो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ जब हड़प्पा का उत्खनन किया तो पहला स्थल था, तो काफ़ी लंबा चौड़ा व्यापक उत्खनन हुआ। तो यहाँ जो दुर्ग टीला था, अब यहाँ हमने दुर्ग टीला कहा है, अब ये दुर्ग टीला कहाँ स्थित था, पूरब की पश्चिम, तो आंसर क्या हमारा आना चाहिए, पश्चिम। ठीक है, तो दुर्ग टीले को नाम दिया गया AB। आजकल वनडे एग्जामों का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना है कि वो सीधा पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के तहत हड़प्पा में मिले दुर्ग टीले को क्या नाम दिया गया, तो अपना आंसर हो जाएगा AB। ठीक है, और इसी दुर्ग टीले पर ही दुर्ग के बाहर, ठीक है, उत्तर दिशा में स्थित 6 मीटर ऊंचे टीले को F नाम दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो हमने F नाम दिया है ना, ये बाहर कहीं नहीं गया हुआ है, ये भी उसी दुर्ग पे ही है लेकिन किनारे। ठीक है, नाम दिया गया है। और इसी टीले पर हमने यहाँ पे एक निशान भी बना दिया है कि आप ये ना समझ लीजिएगा कि पूरब वाले में, पश्चिमी क्षेत्र में जिसको हमने दुर्ग टीला कहा, इसी टीले पर यहाँ ध्यान रखना है कि अन्नागार, जहाँ अनाज रखा जाता है, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो अन्नागार तो कई जगह से हमको मिला, लेकिन वो अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और ये श्रमिक आवास विशेष तौर पर हमको हड़प्पा से ही मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और तीसरा श्रमिक आवास, इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं हड़प्पा से, और हड़प्पा से कहाँ, दुर्ग टीले से। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि हड़प्पा के दुर्ग टीले से इसका साक्ष्य हमको मिला है जो कहाँ स्थित है, AB AC ऐसे करके दे तो AB। ठीक है, दुर्ग के बाहर है उत्तर दिशा में, लेकिन निचले नगर में नहीं है, उसी दुर्ग टीले पर ही है। ठीक है, नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है, यानी कि अब हम कहाँ आ गए, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, नगर क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 या सेमेट्री, समाधि को अंग्रेजी में सेमेट्री कहते हैं, समाधि R37 या सेमेट्री R37 नाम दिया गया है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन पूछा था, इसे पेट एग्जाम में पूछा था पिछले बार 22 में या 21 में, किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के नगर क्षेत्र में जो समाधि मिली है उसको क्या नाम दिया गया है, तो वो आंसर था सेमेट्री R37। ठीक है, आगे देखना होगा कि 1934 ईस्वी में एक और समाधि यहाँ मिली जिसको नाम दिया गया H, लेकिन इसका संबंध हड़प्पा से नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य पॉइंट है, इतना इसलिए ध्यान में रखना है कि बाकी चीज़ें तो हमको ऑनलाइन किताबों में हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी होंगी और समझ के रखनी होंगी। ठीक है, जैसे पिछले बार हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में कि मूर्ति बनाने की जो है उनकी विधि क्या थी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, जब तक हम समझे नहीं रहेंगे तब तक हम इनको कर नहीं पाएंगे। तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर आपने ये सोचा कि आर्ट का सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इसको हम वैसे पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमको साइंटिफिक दिमाग लगाना ही होगा। इसीलिए जैसे हम BA में पढ़ते हैं तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है कि इतिहास न विज्ञान से कम न विज्ञान से ज़्यादा, भूगोल न विज्ञान से कम न विज्ञान से ज़्यादा। ऐसा क्यों बताया जाता है, इसीलिए बताया जाता है जब आप पढ़ना शुरू करें तो दिमाग में ये ना बैठा रहे कि ये तो आर्ट का सब्जेक्ट है बहुत आसान होगा, ये तो साइंस का सब्जेक्ट है बहुत कठिन होगा। ठीक है, समझना उतना यहाँ भी है। तो अभी हड़प्पा के संदर्भ में और भी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी इतना जानना है। ठीक, अब जो दूसरा प्रमुख नगर है वो है मोहनजोदड़ो। स्थित कहाँ है इसकी, तो ये जो स्थित है ये भी है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे वहाँ पंजाब प्रांत था और ये कौन सा प्रांत हो गया, सिंध प्रांत। और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी का दायां तट और जिला लरकाना। ठीक है, तो एक शब्द में अगर कहें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में,
सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, खोज किसने की? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। ये दो तो किसी कीमत पर नहीं भूलना चाहिए कि 1921 में हड़प्पा, दयाराम साहनी, 1922 में मोहनजोदड़ो और राखालदास बनर्जी। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर। अभी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का उत्खनन जारी है और नई शोधों के अनुसार ये निकल कर आ रहा है कि राखीगढ़ का उत्खनन हो रहा है। और राखीगढ़ के उत्खनन के दौरान ये पता चल रहा है कि अगर पूरी तरीके से राखीगढ़ का उत्खनन करा लिया जाए तो राखीगढ़ पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल साबित होगा। ठीक है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे ये दर्ज नहीं है, कुछ किताबों में ये दर्ज हुआ है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल और उसके बाद दूसरा नंबर था हड़प्पा का। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी नगर है। तो अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ ये भी कई बार पूछता है, ये भी ध्यान रख लेना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ। ठीक, तो सिंधी में मैंने अर्थ लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो सिंधी में लिखा हुआ है और इसको हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक, तो ये जो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पाया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ सिंधी बोली जाती रही होगी, इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ। तो मोहनजोदड़ो का थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा, इसको सही करते हैं। मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ। ठीक है, हिंदी में अर्थ। और मोहनजोदड़ो शब्द कौन सा है? सिंधी शब्द। ये ध्यान में रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होंगे। आगे चल के मैं एक और बताऊंगा जिसका अर्थ यही होगा जो मोहनजोदड़ो का ही होता है। ठीक, तो इसका अर्थ जो हिंदी में निकल के आता है वो है प्रेतों का टीला। अब प्रेतों से कुछ भी हम कह सकते हैं, प्रेतों का टीला कह सकते हैं, प्रेत का अगर पर्यायवाची लेके आए हैं तो भूतों का भी टीला कह सकते हैं। ठीक है, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, पिशाचों का टीला, ऐसा जो भी शब्द हो और किसका नाम है, किस सिंधी शब्द का हिंदी रूपांतरण, तो मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को हिंदी में क्या कह सकते हैं, या मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, शैतानों का टीला, ऐसे शब्द जो है यहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो को और एक नाम दिया गया, इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। ठीक, तो मोहनजोदड़ो को हिंदी में प्रेतों का टीला या भूतों का टीला और मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग, ऐसी उपमा दी जाती है। ठीक है, एक और मैं यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ, मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक कुषाणकालीन स्तूप मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक, कि इनमें से किस हड़प्पाई स्थल के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो का दुर्ग या मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला। और दुर्ग कहाँ पे स्थित था? पूरब की पश्चिम, तो पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था और पूर्वी टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता था, जो नीचे स्थित होता था जहां आम लोग रहते थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। याद करने का सिंपल सा तरीका है, पूरे विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत वाले किधर रहते हैं? पूरब की पश्चिम।
हमें क्या कहा जाता है पूरे विश्व के संदर्भ में? पूर्वी देश। हम पूरब में रहते हैं ना, हम आम लोग हैं, ठीक। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वहाँ पूरब में आम लोग रहेंगे, ठीक है, और पश्चिम में विशेष लोग। तो इसी पॉइंट से ऐसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक कुषाणकालीन स्तूप मिला है, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब जो ध्यान रखना है कि ये जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से ही हमें क्या क्या मिल रहे हैं, तो यहाँ यही सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है, यहीं से हमको क्या मिला? स्नानागार, और मिला अन्नागार। यहाँ एक और अन्नागार हमको मिल रहा है, अभी हड़प्पा में भी हमने देखा था। स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, ठीक है, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास। और हाँ, एक और यहाँ मिला, वो था सभा भवन। ये 4 प्रमुख चीज़ें हमको मिलती हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के किस टीले से, या किस टीले पे स्नानागार बना था, मोहनजोदड़ो के किस टीले पे अन्नागार बना था, मोहनजोदड़ो के किस टीले पे पुरोहित आवास बना था, मोहनजोदड़ो के किस टीले पर सभा भवन बना था, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों में कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप लिखना चाहते हैं, तो मैं 5 सेकंड के लिए हट रहा हूँ और आपको लेना होगा एक इसका स्क्रीनशॉट आपके लिखने के लिए। हाँ, तो हमने क्या देखा मोहनजोदड़ो के बारे में कि दुर्ग टीले पर स्नानागार बना हुआ है, अन्नागार बना हुआ है, पुरोहित आवास बना हुआ है, और साथ ही बना हुआ है सभा भवन। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, और हिंदी में अगर इसका हिंदी रूपांतर करें, इसको प्रेतों का टीला कह सकते हैं, भूतों का टीला कह सकते हैं, मृतकों का टीला कह सकते हैं, शैतानों का टीला कह सकते हैं, जितना भूत प्रेत वाला सब है सब जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्नानागार जो है, यहाँ से 2 पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ जो वनडे के लिए, आगे अगर जब हम अन्य क्लासेस के लिए पढ़ेंगे तो इन चारों को अलग अलग देखना होगा, यानी स्नानागार को, अन्नागार को, सभा भवन को और पुरोहित आवास को, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रख लेना है कि वनडे में जो सेपरेट क्वेश्चन बनता है वो सीधा पूछ लेगा आपसे कि सभा भवन इनमें से किस हड़प्पा स्थल से पाया गया, पुरोहित आवास इनमें से किस हड़प्पा स्थल से पाया गया, ठीक है। ये 2 अलग हैं, और विशाल स्नानागार के साथ किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। सबका आंसर मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आते हैं स्नानागार पे। स्नानागार पे मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा कि पहले ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि जैसे ही क्वेश्चन में ये पूछे कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर होगा? बड़ा सार्वजनिक स्थल। यही ध्यान में रखना है, यहीं से गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल का मतलब कि जहाँ हर लोग आ जा सकते थे, ठीक। जैसे सरकारी अस्पताल तो कैसा है, वो सार्वजनिक है। रेलवे स्टेशन कैसा है, सार्वजनिक है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं वो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार सबसे बड़ा। और सब विशाल स्नानागार पाया कहाँ से गया? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब एक ब्रिटिश लेखक है मार्शल ने इसी विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किस लेखक ने ऐसा कहा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक, ठीक है, निर्माण था। तो आंसर हो जाएगा मार्शल। अब ये ध्यान रखना, स्नानागार बना हुआ है तो स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकलने की व्यवस्था थी, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम से गंदा पानी निकलने की व्यवस्था थी। तो कौन कौन सी दिशाएं बचती हैं? उत्तर और पूरब, ठीक है। तो अगले पॉइंट में देखिए, अब स्नानागार है तो भाई उधर नहाने के लिए कोई नीचे जाएगा ना, तो जब आप नीचे जाओगे तो सीढ़ियाँ कहाँ बनी? उत्तर और
उत्तर और दक्षिण में ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हाँ, यहाँ ध्यान रख लेना है कि दक्षिण पश्चिम जो शब्द है ना, इसको अलग अलग ना करके एक में कर लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकलने की व्यवस्था थी, एक साथ रखना है, ठीक है। और स्नानागार में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो उत्तर और दक्षिण से, ठीक। तो उत्तर और दक्षिण ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ इनमें से किस दिशा से बनाई गई थी, तो या तो उत्तर देगा या तो दक्षिण देगा। तो उत्तर दक्षिण से आदमी उतरते थे और पानी निकलने की व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में एक होल बना हुआ था जिससे पानी निकल जाता था। अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के तहत जितने भी बड़े नगर मिले, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, तो इन सारे नगरों में एक कालीबंगा हो गया, तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ कुएँ के भी साक्ष्य मिले हुए हैं और ऐसे जलाशय के भी साक्ष्य जहाँ से मिले। तो ये ध्यान रख लेना है कि आज की तरह नहीं थे, जैसे आज हम कुआं खोद देते हैं नीचे से पानी आने लगता था, तो यहाँ के कुएँ आजकल के हमारे जो छतों के ऊपर जो टैंक रखे हुए हैं ना, उस तरीके से थे। तो घरों में ये कुएँ बना दिए जाते थे और नदियों से पानी ला करके इन कुओं में भर दिया जाता था और लोग उपयोग करते थे। जब ख़त्म हो जाता था तो फिर से लाके पानी उसमें भर दिया जाता था। तो ये कुएँ इस तरीके से थे। तो वैसे ही ये विशाल स्नानागार भी था, तो इसमें पानी लाके भर दिया जाता था। माना ऐसा जाता है कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक आयोजन होता होगा पूजा पाठ वाला या कुछ इस टाइप का, तो लोग आते थे, स्नान करते थे, जब पानी गंदा हो जाता था तो पानी बाहर निकाल दिया जाता था, फिर अगला आयोजन होता था, फिर भरवाया जाता था, फिर ये प्रक्रिया चलते रहती। तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब दूसरी जो इमारत थी वो थी अन्नागार। तो व्हीलर के अनुसार, व्हीलर ऐसा बताते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। अब इसी क्वेश्चन को अटैच करना है इसके साथ, ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत या सार्वजनिक स्थापत्य या मोहनजोदड़ो का इनमें से सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा था, तो क्या आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। लेकिन सार्वजनिक न जोड़े और खाली इतना पूछे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा निर्माण, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, तब ये वाला आंसर हो जाएगा अन्नागार या अन्न कोठार, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगाना होगा। सार्वजनिक वाला शब्द जुड़ा यानी स्नानागार, सार्वजनिक वाला शब्द नहीं जुड़ा यानी अन्नागार या अन्न कोठार। अन्नागार क्या है, जहाँ अनाज रखा जाता है। जैसे आज FCI का गोदाम बना हुआ है हर जिलों में जगह जगह पर, तो वहाँ पे क्या करती है सरकार, आने वाले किसी कठिन समय के लिए हम 1 साल का 2 साल का अनाज स्टोर करके वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये अन्नागार इसी उद्देश्य से था और ये अन्नागार हमेशा जहाँ भी हमको मिला है और पूर्वी टीले पे ही हमको मिला है और ये अन्नागार हमेशा नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे। रीजन स्पष्ट था कि उसमें परिवहन के लिए सड़कें तो थी नहीं, ट्रेन तो थी नहीं, तो नदी से ही परिवहन होता था कि नावों से जो है सामान आ जाता था, इसमें रख दिया जाता था, फिर जहाँ ले जाना होता था नाव के माध्यम से ही ले जाया जाता था, ठीक है। तो ये दोनों अंतर समझ में आया। सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत या सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले पर आते हैं। मोहनजोदड़ो के काफ़ी बड़ा था, तो बड़ा होने के लिए उत्खनन जब किया गया तो हर क्षेत्र को अलग अलग नाम दे दिया गया। तो नाम ऐसे नहीं दिया गया अंग्रेजी के 2-2 अक्षरों से, जो जो उनका उत्खनन किए, जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना, तो HR किसी का नाम है, VS किसी का नाम है, DK किसी का नाम है, ठीक है। तो अभी इस क्लास में जरूरत है नहीं हमको। तो अभी ध्यान रखना है कि जो पूर्वी टीला था मोहनजोदड़ो का, उसको HR, VS और DK क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक, यानी कि 3 ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग दे दिया गया कि आप इसको देखेंगे, आप इसको देखेंगे। अभी ध्यान रखना है कि इसको पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि ये जो हम HR क्षेत्र देख रहे हैं ना, तो मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, तो HR क्षेत्र से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से हमको मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन अब क्वेश्चन वो बदल देते हैं, पूछते हैं कि मोहनजोदड़ो के किस टीले से, तो पूर्वी टीले से, और पूर्वी टीले के किस क्षेत्र से। अब जो क्वेश्चन बन रहा है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो के किस क्षेत्र से मिली। तो क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा, HR, VS, DK, और किस क्षेत्र से मिल रही है, HR क्षेत्र से, ठीक है। और जगह पूछा तो मोहनजोदड़ो, क्या मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में
अभी तक हमको 21 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये संख्या याद रखनी है। लेकिन मानव कंकाल तो मिले, लेकिन हमको किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला। तो इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि 21 कंकाल तो हमको मिलते हैं, लेकिन हमको यहाँ कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जोड़ते हैं आर्यों के आक्रमण से, कि आर्य आए, आक्रमण किया और तुरंत आक्रमण किया होगा, और पूरे शहर में जितने लोग थे कुछ भाग गए, किसी को मार दिया, तो कोई उनको दफनाने वाला या अंतिम क्रिया करने वाला बचा नहीं, इसलिए ये डेड बॉडीज़ ऐसे ही खुले में पड़ी रही और धीरे धीरे इस पर धूल जमते जमते ये अवशेष बन गई, ठीक है, या पुरातत्व में बदल गई। तो ये ध्यान रखना है कि 21 मानव कंकाल मिले, लेकिन किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से नहीं मिलता है। जैसे कैनेडी अमेरिकी इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की मृत्यु जो है किसी महामारी की तरफ से हुई, महामारी से हुई, और वो ले जाते हैं हमारा ध्यान मलेरिया की तरफ। उनका ये कहना है कि मलेरिया की महामारी फैली और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। कुछ कंकालों में उन्होंने मलेरिया के लक्षण खोज निकाले। तो इस तरीके से देखा जाए तो मलेरिया भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात बीमारी हो गई, ठीक है, जिसके बारे में हमको साक्ष्य मिलता है। अभी ध्यान रखना है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। और एक इतिहासकार है पिगट। तो पिगट ने क्या कहा, इन नगरों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इनमें से किसने ऐसा कहा। तो पिगट किसको किसको कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ। किसको किसको कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो ये दो स्थल हमको काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना बता दिया, ये आपको ध्यान रखना होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समस्या ये है कि जब लिख के पढ़ाया जाता है थोड़ी स्पीड कम हो जा रही है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं और थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ रिव्यू से चलेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आज तो शिक्षक दिवस था, इसलिए जो है समय का थोड़ा सा अभाव रहा, समय उतना मिला नहीं। तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दूसरी वीडियो, और कल ही ये सुबह मिल जाएगी आपको 10 बजते बजते, और कल ही हड़प्पा सभ्यता की मैं तीसरी वीडियो दूंगा। हो सकता है कि उसको अपलोड होने में टाइम लगे, तो या तो 9-10 बजे तक अपलोड हो जाएगी। अगर 9-10 बजे तक अपलोड नहीं हो पाती है तो ये मान के चलिएगा जब आप सुबह सो के उठेंगे तो वीडियो आपके मोबाइल में मौजूद होगी, ठीक है। थोड़ा ही ध्यान रखना है कि जैसे मुझे पता चल रहा है कि जो इस बार क्वेश्चन का लेवल होगा ना, वो 2 अन्य परीक्षाएं जो पेट की हो चुकी हैं उनसे थोड़ा ऊपर होगा। तो उनसे थोड़ा ऊपर होगा तो मेहनत हमें भी थोड़ी अधिक करनी होगी। तो अधिक करने का मतलब कि अगर आप भागने का मतलब कि अब अगर ये लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अभी बहुत कम है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। मेरा कहने का मतलब है कि हम क्लास 6 के ऊपर अभी गए ही नहीं। अभी जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो 6 और 7 का ही इतिहास है। तो अभी जैसे हम लोग जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है तो लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को यही रोकना पड़ रहा है, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लास्ट वीडियो भी कल रात तक आपको मिल जाएगी, और परसों हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा वैदिक काल, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस समस्या को समझेंगे कि आज टीचर डे की वजह से जो है समय का अभाव रहा, तो इस वजह से जो है ये वीडियो थोड़ी शार्ट हो रही है। लेकिन कल की वीडियो भले ही 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की बने, लेकिन पूरा हड़प्पा सभ्यता कल की वीडियो में ख़त्म होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, जैसा ऐसा समझाया जा रहा है वैसा समझिए। हाँ, हो सकता है कि आज की वीडियो में कोई शब्द इधर उधर हुआ हो, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है ना, तो नींद का भी असर है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी अपने जानने वाले विद्यार्थियों को अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।